स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा। और इस शो में हमारी कोशिश यही होती है कि आपकी छोटी छोटी जो टैक्स से जुड़ी उलझने हैं उसको सुलझाने की और आपके लिए प्रॉपर्ली टैक्स प्लानिंग करने की। आज का शो बहुत ही खास है और हम देख रहे हैं कि देश धीरे धीरे जिस तरह से डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है, ऐसे में हर एक विभाग कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो जाए और ऑनलाइन ही अपने सारे प्रोसेस कर दे। ऐसा ही कुछ इनकम टैक्स विभाग भी कर रहा है और एक एक करके हम आपको बताते भी जा रहे हैं उसमें छोटी छोटी बारीकियाँ, उस जो भी वो ऑनलाइन प्रोसीजर हो रहे हैं, क्या समझने की ज़रूरत है आपको, कहाँ पर गलती हो सकती है, वो भी हम आपको बता रहे हैं और उससे कैसे बचना चाहिए ये भी हम फोकस कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ पिछले एपिसोड में भी हमने किया था और आज का भी एपिसोड कुछ इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब टैक्स विभाग एक और कुछ नए इनिशिएटिव लिया है, जिसमें कि एक और इनिशिएटिव है ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम। उसके बारे में भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे कि आप घर बैठे भी अपने जो भी टैक्स डिस्प्यूट है उसका निपटारा आप कर सकते हैं और ये छोटे करदाताओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। कैसे, वो हम समझेंगे आगे जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बीच अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें ज़रूर भेजिए। शो से जुड़े आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन लाइन का नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा और इसी के साथ ही साथ आप अपने सवाल हमें मेल भी कर सकते हैं और मेल आईडी भी आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होती रहेगी। तो उसके ज़रिए आप अपने सवाल हम तक, जो भी टैक्स से जुड़ी उलझने हैं आपकी, आप वो हमें पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम ये क्या है और इससे आपको किस तरह का फ़ायदा हो सकता है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर हमारा आज फोकस रहेगा। और हमारे साथ आज टैक्स एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। सुनील गर्ग आज हमारे साथ मौजूद हैं आपकी उलझने सुलझाने के लिए। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश को अपना समय देने के लिए। अपना सर, हम ये जो टॉपिक आज हमने छेड़ा है, ऑब्वियसली काफ़ी सारे इनिशिएटिव जो टैक्स विभाग ले रहा है डिजिटल होने की, उसी में से एक इनिशिएटिव ये भी है। तो इसके बारे में पहले तो जानना चाहेंगे आपसे, आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम ये एक्चुअली है क्या, इसकी क्या ज़रूरत है और क्या ये पहले से ही था, ये आप अभी अभी टैक्स विभाग की तरफ से ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया गया है? सुनील जी। नमस्कार पूजा जी। देखिए, ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम बड़ा रेलिवेंट टॉपिक है और रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी ने फाइनेंस एक्ट 2021 में इसकी घोषणा की थी कि हम एक ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम लेकर आएंगे और 5 अप्रैल 2022 को इस स्कीम को सरकार ने नोटिफाई कर दिया। और इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब इसलिए है कि सरकार चाहती है कि हमारे मुकदमेबाजी कम हो जाए अपने टैक्स पेयर के साथ में। और आप ये शायद जानते होंगे कि आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे बड़ा लिटिगेंट है। सबसे ज्यादा मुकदमे या तो आयकर विभाग ने कर रखे हैं या टैक्स पेयर्स ने आयकर विभाग के अगेंस्ट कर रखे हैं। 5 लाख से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग है और उसमें टैक्स इन्वॉल्वमेंट है, एक आंकड़ा कहता है कि वो टैक्स इन्वॉल्वमेंट जो है वो 8 लाख से लेके और 10 लाख करोड़ तक की है। तो ऐसे टैक्स के निपटारों के लिए इस स्कीम को लाया गया है। देखिए पूजा जी, होता क्या है हमारे यहाँ पर, थोड़ा बेसिक हमें समझना पड़ेगा। जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स की, तो बहुत सारे लोग रिटर्न फाइल करने के बाद में सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है, वो कभी देखते भी नहीं लॉगिन करके कि हमारे यहाँ कुछ असेसमेंट चल रही है या नहीं चल रही। तो जब आप रिटर्न फाइल करते हैं उसके बाद में डिपार्टमेंट एक असेसमेंट करता है जिसको हम रेगुलर असेसमेंट कहते हैं। अगर आपका केस रेगुलर असेसमेंट में आ गया, सरकार कहती है 99% रिटर्न को तो सेल्फ प्रोसेस निकाल देते हैं, हम उनकी रेगुलर असेसमेंट नहीं करते। लेकिन अगर आपका रेगुलर असेसमेंट हुई, जिसको आम भाषा में हम स्क्रूटनी कहते हैं, तो स्क्रूटनी के बाद अगर आपके आयकर अधिकारी ने जो आपने रिटर्न फाइल की थी, जो आपने इनकम डिक्लेयर की थी, और उसे लगता है कि आपने उसमें कुछ छुपा लिया है, कुछ बचा लिया है या तो आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी है, तो आपकी आय में कुछ और जोड़ देता है, कुछ इनकम भी जोड़ देता है जो उसको लगता है कि आपने छुपा ली थी। अगर उसने आयकर असेसमेंट के टाइम आपकी इनकम को जोड़ दिया तो फिर आपको मुसीबत ही मुसीबत होती है। क्यों? क्योंकि उस आय को जोड़ा, उस पर आपको टैक्स देना है और क्योंकि असेसमेंट 2-3 साल बाद होती है तो जब तक आपको ब्याज भी देना है और सरकार का पेट इससे नहीं भरता। सरकार कहती है आपको पेनलाइज भी करेंगे क्योंकि आपने गलती की,
आपने असेसमेंट में छुपाया, आपने अपनी इनकम को नहीं सही बताया, तो सरकार पेनल्टी भी लॉन्च करती है और उसके बाद में सरकार प्रोसिक्यूशन मुकदमा भी डालती है आपके ऊपर, जो कि सेक्शन आयकर इनकम टैक्स एक्ट में ही दे रखा है, तो इसलिए मुकदमे बढ़ जाते हैं। तो सरकार ने उसको बचाने के लिए एक स्कीम लाई है, ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2022, जिसको सरकार ने नोटिफाई कर दिया है और ये छोटे टैक्स पेयर के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है पूजा। बिल्कुल। सुनील जी, तो ये जो छोटे टैक्स पेयर की आपने बात की, इसकी डेफिनेशन क्या है ये भी बताइए। किस तरह के टैक्स पेयर हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं? क्या कुछ कंडीशन है जिनको कि पूरा करना पड़ेगा इसके दायरे में आने के लिए, ये भी बताइए सुनील जी। देखिए पूजा, इससे पहले एक स्कीम आई थी, बहुत उसका शोर हुआ था, विवाद से विश्वास स्कीम 2020, कि अगर आपका कोई भी विवाद पेंडिंग था 31 जनवरी 2022 को, तो सरकार ने कहा था कि आप अपने मुकदमों को सुलझा लीजिए, आप अपना लिटिगेशन खत्म कर दीजिए, हम आपको ब्याज भी माफ कर रहे हैं, आपको पेनल्टी से भी माफी दे रहे हैं और आपको हम मुकदमेबाजी से भी माफी दे रहे थे। ये थी विवाद से विश्वास स्कीम 2020 और वो स्कीम 31 मार्च 2021 को खत्म हो गई। इसीलिए फाइनेंस एक्ट 2021 में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम एक स्कीम लेके आएंगे, लेकिन इस स्कीम में राइडर है, इसमें 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि आपकी रिटर्न इनकम, आपकी टोटल इनकम, आपकी टैक्सेबल इनकम जो आपने अपनी आयकर रिटर्न में भरी है, वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी वो असेसी, वो टैक्स पेयर जो 50 लाख तक की रिटर्न भरते हैं, केवल एक तो वो इसका पार्ट बनेंगे। और दूसरा जो है, अगर आपका वेरिएशन इनकम 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपने 25 लाख रुपए की रिटर्न भरी थी अपनी, आपकी रेगुलर असेसमेंट हुई, आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट हुई और उसके बाद आयकर अधिकारी ने आपकी रिटर्न को 35 लाख तक कर दिया, यानी 10 लाख की इनकम उसको मिली जिसपे आपने टैक्स नहीं दिया था, जो आपने बचा ली थी, तो आप इस स्कीम के एलिजिबल हैं। अगर मान लीजिए उसने 15 लाख रुपए की एडिशन कर दी आपको, तब आप इस स्कीम के एलिजिबल नहीं है। तो आपको दोनों कंडीशन पूरी करनी है, 50 लाख रुपए तक की रिटर्न इनकम और 10 लाख रुपए तक का वेरिएशन अगर आपका है, तो आप इस स्कीम में चले जाएंगे। और 2 बड़ी महत्वपूर्ण कंडीशन और दे दी, जो राइडर है या जो एक्सेप्शन है। वो क्या एक्सेप्शन दी है सरकार ने? सरकार ने कहा है कि देखिए, अगर आपका इनकम टैक्स की रेड हुई है या सर्वे सर्च ऑपरेशन हुए हैं, तब भी आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि सरकार कहती है कि आपका सर्च हुई है तो आपने ग्रीवियंस है, कोई आपने बड़ा वो कर रखा है, आपने काफी क्योंकि उसकी असेसमेंट दूसरी तरीके से होती है, आपको इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप किसी फाइनेंशियल क्राइम में इन्वॉल्व है, आप टोपेफोसा में इन्वॉल्व है, आप फेमा में इन्वॉल्व है, या आप बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट में इन्वॉल्व है, तब भी आप इसका फायदा नहीं ले सकते। चाहे आप पहली 2 कंडीशन 50 लाख वाली और 10 लाख वाली पूरी भी कर रहे होंगे, तब भी आप इस कंडीशन में नहीं ले सकते, इस स्कीम में नहीं आ सकते। और सरकार ने कहा है कि इस स्कीम के माध्यम से हम आपको 2 फायदे देंगे। ब्याज आपसे पूरा लेंगे, विवाद एवं विश्वास स्कीम में तो ब्याज आपसे नहीं लिया गया था, इसमें कहा है कि हम आपसे ब्याज पूरा लेंगे, टैक्स पूरा लेंगे, लेकिन आपको पेनल्टी नहीं लगाएंगे और आपको प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे। ये फायदा है। इसलिए मैं कहता हूं ये स्कीम छोटे टैक्स पेयर्स के लिए है, सबके लिए ओपन नहीं है। तो चलिए, कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो करदाता स्कीम में जाना चाहते हैं तो उसे टैक्स और ब्याज तो पूरा देना पड़ेगा, परंतु एक फुर्सत और एक राहत ये मिलेगी करदाता को कि पेनाल्टी और मुकदमेबाजी से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही अभी जैसा कि सुनील जी ने भी बताया कि करदाता जिनकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख तक है और जिनको 10 लाख तक का टैक्स और पेनाल्टी लगाई गई है या वेरिएशन है, वो इस स्कीम के अंडर आ जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि आपके घर या ऑफिस पर आयकर की रेड हो चुकी है, आप किसी फाइनेंशियल क्राइम में इन्वॉल्व हैं, तो फिर आपको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये इस चर्चा में कुछ बातें, अहम बातें यहाँ पर सामने निकल कर आई हैं। सुनील जी, अब ये भी जानना चाहेंगे, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब भी किसी तरह का ग्रीवियंस होता है, कोई डिस्प्यूट मामला होता है, तो हमें वो उस कंसर्न डिपार्टमेंट के काफ़ी ज़्यादा चक्कर भी लगाने पड़ते हैं और करदाता, एक टैक्स पेयर परेशान भी हो जाता है ये सब चक्कर लगाते लगाते। क्या ऐसा कुछ आयकर विभाग के साथ भी है? क्या वहाँ पर भी अगर ऐसा कुछ डिस्प्यूट होता है तो उनके भी चक्कर लगाने पड़ेंगे, या फिलहाल इन सबसे मुक्ति भी मिल सकती है इस स्कीम के जरिए?
देखिए पूजा जी, जो आपने शुरू में कहा था अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि हर डिपार्टमेंट अब ऑनलाइन हो रहा है, हर हर चीज अब ई पे जा रहे हैं, तो इसका नाम ही ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम रखा है। और शायद वित्त मंत्री जी के दिमाग में भी ये सवाल कौन रहा होगा जो आपने उठाया कि ऐसा तो नहीं है कि छोटा टैक्स पेयर है और वो आयकर विभाग के चक्कर लगाए, उसके जूते खिंच जाए, उसको कुछ भी ना मिले। इसलिए सरकार ने कहा है कि ये स्कीम ऑनलाइन होगी, इसमें कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगी, आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको एक सिंपल सा फॉर्म दिया 34BC, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर कलकत्ता। 34BC फॉर्म आप भर दीजिए, केवल 1,000 रुपए की फीस निर्धारित की है सरकार ने, और आप ऑनलाइन इसको जमा करवा दीजिए। और सरकार ने, सीबीडीटी ने, जैसे मैंने कहा था, 5 अप्रैल को एक रेजोल्यूशन कमेटी का गठन कर दिया है। वो रेजोल्यूशन कमेटी आपके मामले को देखेगी। उनको लगता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो पूरे नहीं है या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको, तो जो इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है ऑनलाइन है, क्योंकि पूरा इनकम टैक्स का जो नया पोर्टल आया है incometax.gov.in, वो बड़ा एडवांस पोर्टल है, आपके सारे रिकॉर्ड्स उसके ऊपर है, आपकी सारी असेसमेंट प्रोसीडिंग उसके ऊपर है। फिर भी अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेटी आपसे इन्फॉर्मेशन मांग लेगी और उसके बाद वो एक फैसला करेगी। लेकिन ध्यान ये रखना है पूजा कि आपका कोई राइट नहीं है, मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपकी पूरी पेनल्टी वेव होनी ही चाहिए, क्योंकि सरकार ने राइटर दिया है कि कमेटी चाहे तो पूरी पेनल्टी वेव कर दे, कमेटी चाहे तो उसको रिड्यूस कर दे, और कमेटी चाहे तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है कि नहीं जी, हमें आपकी एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रही है, हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और एक बड़े मजे की बात है कि ये ऑर्डर अपीलेबल भी नहीं है, आप इसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। तो एक सवाल ये उठता है कि जब मैं अपील नहीं कर सकता तो मैं क्या करूंगा? तो घबराइए मत, जो बाकी प्रोविजन है, जो नॉर्मल एक्ट की स्कीम है, आप उसके लिए तो आप जा सकते हैं, वो आपका राइट है, वो आपका नेचुरल राइट है, वो हमारा भारत का संविधान आपको देता है, तो वहां आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती है तो जो बाकी प्रोविजन में आप चाहिए, अपीलेट के अथॉरिटी के पास जाइए, आईटीटी के पास जाइए, वो आपके दरवाजे खुले हुए हैं पूजा। बिल्कुल। तो मेन बात यही है कि अपने फॉर्म प्रॉपर रखिए, ज़रूरी जो दस्तावेज हैं जो इसमें रिक्वायर्ड हैं वो अगर आप प्रॉपर रखेंगे तो फिर हो सकता है कि आपकी जो सुनवाई है वो शायद इनकम टैक्स विभाग यहाँ पर सुन भी ले, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वहाँ पर आप अपील भी नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश यही कर रहा है इनकम टैक्स विभाग की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मसले हैं वो ऑनलाइन ज़रिए, स्कीम के ज़रिए सुलझा दिए जाए। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये जो स्कीम है ये छोटे करदाताओं के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी, तो वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। तो फॉर्म 34BC इसका ज़रूर ध्यान रखिए, 1,000 रुपये की फ़ीस के साथ आप ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। सुनील जी, आपने थोड़ी देर पहले विवाद से विश्वास स्कीम की बात की थी, जो कि सरकार पहले भी ला चुकी है इस तरह की स्कीम को, तो क्या वो स्कीम से ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था जो कि ये नई स्कीम लाने की ज़रूरत पड़ गई? बड़ा अच्छा सवाल पूछा पूजा जी। और अगर हम और थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको ध्यान होगा 97 में जब माननीय चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे तो एक बहुत फेमस स्कीम आई थी, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम, वीडीएस उनको कहा गया था। और उस स्कीम ने इतना शोर मचाया था पूरे देश में कि कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ा था, और कोर्ट ने ये कहा था कि इस तरह की स्कीम लाकर आप ईमानदार टैक्स पेयर के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं, जो लगातार अपना टैक्स पे कर रहे थे, जो 10 सालों से टैक्स पे करते हैं, आप एक स्कीम लाते हैं और इसलिए आप उनको ईमानदार घोषित कर देते हैं। तो सरकार ने उसके बाद में स्कीम तो लाए। जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सरकार ने कहा था हम आपको एक मौका दे रहे हैं आईडीएस के रूप में, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम। लेकिन उस स्कीम में यह था कि इस पर टैक्स का रेट इतना ज्यादा रखा गया था, बहुत ज्यादा टैक्स का रेट रखा था। उसके बाद फिर एक स्कीम लेके आए थे, विश्वास से विवाद स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम 2020, जैसे मैंने बताया था। और सरकार ने उसमें कहा था कि हम कंडीशन लाए थे उसमें कि केवल मुकदमे जहां पर अपील पेंडिंग है, ध्यान रखिए, जिसमें अपील के केस पेंडिंग थे, आपकी अपील सीआईटी अपील के पास पेंडिंग हो, आपकी अपील आईटीएटी के पास पेंडिंग हो, आपकी अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग हो, आपकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो, चाहे आपने अपील की हो यानी टैक्स पेयर ने अपील की हो, चाहे डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट, तो प्योरली जो स्कीम थी वो इनकम डिक्लेरेशन की स्कीम नहीं थी विवाद से विश्वास, वो खाली लिटिगेशन को माफ करने की स्कीम थी। सरकार को उम्मीद थी कि उससे हमें बहुत फायदा होगा, 1 से 1.5 लाख करोड़ टैक्स हमको आएगा। लेकिन कोरोना आ गया, कोरोना के चक्कर में, क्योंकि 2020 में स्कीम आई थी और 31 मार्च 2020 का कट ऑफ डेट थी, सरकार ने उसकी डेट ही बढ़ाई और बढ़ाते बढ़ाते उसे 31 मार्च 21 कर दिया था।
सरकार को उम्मीद से कम पैसा आया, लगभग 53,000 करोड़, जो कि अनुराग ठाकुर जी लोकसभा में बताया है कि 53,400 करोड़ रुपए सरकार को स्कीम से आया था। लेकिन इस स्कीम को विवाद से विश्वास ना समझिए। क्यों ना समझिए? क्योंकि ये स्कीम नहीं है, ये सेक्शन एक्ट में ही डाल दिया है सरकार ने, यानी 245 MA 245 MA नाम का एक सेक्शन डाल दिया है। इसका मतलब है कि ये पार्ट एक्ट का बन गया है। ये स्कीम ओपन स्कीम है। जब भी आपको डिस्प्यूट होता है, आप अपीलेट पे ना जाइए, आप अपना रेजोल्यूशन यहाँ पे कर लीजिए। तो ये स्कीम से इसको कंपेयर करना शायद हमारी भूल होगी। सरकार ने एक ओपन हाउस दे दिया है कि जब भी आपको डिस्प्यूट आए और ये कंडीशन अगर आप पूरी करते हैं, आप आ जाइए, हम आपको मुकदमा और पेनल्टी नहीं लगाएंगे। ओके, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। सरकार वर्ष 2020 में ये स्कीम लेकर आई थी और उस स्कीम में कोई भी करदाता जिसकी अपील 31 जनवरी 2020 को किसी भी फोरम जैसे कि आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, वो आयकरदाता उस स्कीम का फायदा ले सकता था। विवाद से विश्वास स्कीम से सरकार ने पेनल्टी और मुकदमेबाजी के अलावा ब्याज में भी छूट दी थी, परंतु इस स्कीम की म्याद अब निकल चुकी है और इस स्कीम में अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2021 थी। ये कुछ जानकारी आपके लिए। जैसा कि सुनील जी भी बता रहे थे कि दोनों में थोड़ा फर्क है और इसको यहाँ पर समझना काफ़ी ज़रूरी होगा। सुनील जी, अब थोड़ा इसको और डिटेल में हम समझना चाहेंगे। मान लीजिए अगर कोई करदाता स्कीम के अंतर्गत नहीं आता है, तो आयकर के डिस्प्यूट किस तरह और किस फोरम में इसकी सुनवाई हो सकती है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे सुनील जी। देखिए, 4 लेयर सरकार ने हमको दिए हैं आयकर अधिनियम में। आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। जैसे मैंने बताया, आपकी असेसमेंट हो गई, आयकर अधिकारी ने आपकी इनकम को जोड़ दिया, आपको टैक्स लगा दिया, आपको ब्याज लगा दिया, पेनल्टी का नोटिस इश्यू कर दिया। तो सबसे पहली अथॉरिटी होती है, उसको कहते हैं अपीलेट, CIT अपील। वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है। आप CIT अपील के पास जा सकते हैं, अपनी ग्रीवियंस, अपना ग्राउंड्स ऑफ अपील में जा सकते हैं और वहां पर उसको पावर होती है कि वो उस पेनल्टी को, उस इनकम को, उस असेसमेंट को नल कर दे, कम कर दे और बढ़ा भी सकता है। CIT अपील हो सकता है कि आपकी इनकम को और बढ़ा दे। अगर उसको लगता है कि नहीं, आयकर अधिकारी ने जो आपकी एडिशन मान लीजिए 40 लाख की है, 40 लाख नहीं बनती है तो 70 लाख बनती है, तो हो सकता है वो बढ़ा भी दे। उसको दोनों पावर है, एनहांसमेंट की पावर भी है। अगर आप वहां से आपको न्याय नहीं मिलता या आपको लगता है कि मेरी गलती नहीं है, तो सेकेंड अथॉरिटी जो है वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है। वहां पर आप जा सकते हैं। एक स्पेशल ट्रिब्यूनल रखा है सरकार ने, जहां पर अकाउंटेंट मेंबर होते हैं, जुडिशियल मेंबर होते हैं। उसके बाद आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जाने के लिए क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। और फिर अगर आपको लगता है कि मेरी ग्रीवियंस दूर नहीं हुई है, तो आप जो देश की अदालत है, सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहां जाकर भी अपना फैसला करवा सकते हैं। 4 लेयर का सिस्टम है। आप अपना रेजोल्यूशन, अपना डिस्प्यूट खत्म कर सकते हैं वहां जाकर। बिल्कुल। तो अपील नहीं, अगर आपकी आप सेटिस्फाई नहीं है जो भी असेसमेंट हुआ है, तो आप आगे भी अपील कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं, ये भी आपको सुनील जी ने डिटेल में बताया। सर, एक और चीज़ समझना चाहेंगे आपसे। मान लीजिए असेसमेंट के बाद एक आयकर अधिकारी ने हैवी टैक्स और पेनाल्टी लगा दी है, तो क्या आयकर करदाता को अपील में जाने से पहले वो टैक्स और पेनाल्टी भी जमा करवानी होगी, उसके बाद आगे की सुनवाई होगी? सुनील जी। देखिए पूजा, इसको लेके हमेशा बड़ा डिस्प्यूट रहता है, क्योंकि जैसे ही असेसमेंट करता है आयकर अधिकारी तो कई बार बड़ी ऐसी एडिशंस कर देते हैं जिनको हम कहते हैं हाई पिच असेसमेंट। आपने अपनी आयकर रिटर्न भरी थी, मान लीजिए 10 लाख रुपए की, उसने 2 करोड़ रुपए की एडिशन कर दी। अब 2 करोड़ रुपए की एडिशन की है तो उस पर टैक्स और इंटरेस्ट बहुत बन जाता है। तो आयकर विभाग कहता है जी आप रिकवरी दीजिए, आप हमें पैसा जमा करवाइए। हम कहते हैं साहब पहले हमें अपील का फैसला आ जाने दीजिए। तो सरकार ने एक CBDT सर्कुलर दिया। देखिए, पहला तरीका तो है कि आप स्टे ऑफ डिमांड लगा दीजिए आयकर अधिकारी के पास जाकर। नहीं तो CBDT ने एक बात कही है कि अगर आप 20% जमा करवा देंगे, 20% डिमांड का, वो सर्कुलर है, तो फिर हम आपकी रिकवरी के लिए आपको प्रेस नहीं करेंगे। तो एक 20% अमाउंट भी ज्यादा हो जाता है। आप ऑफ कोर्स स्टे ऑफ डिमांड लगा सकते हैं, लेकिन जनरल केस में देखा गया है कि 20% डिमांड के लिए वो प्रेस करते हैं और आपको जमा करवानी पड़ती है। अदरवाइज आयकर के जो टैक्स रिकवरी अफसर है, वो आपके अकाउंट सीज भी कर सकता है और उसको पावर है और वहां से वो पैसा निकाल भी सकता है। जी सुनील जी, अब इसमें ये जो भी अभी तक डिस्कशन हुआ उसमें अब सबसे अहम बात हम ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, सारे डिस्प्यूट और ग्रीवियंसेस अपनी जगह है, बट इस केस में अगर कोई लेट रिटर्न भी फाइल कर देगा, तो क्या वहां पर भी उसको एक्स्ट्रा टैक्स और पेनाल्टी देनी पड़ सकती है?
देखिए पूजा, जो आप बात कर रही हैं वो एक सरकार ने, ये जो स्कीम है ये फाइनेंस एक्ट 21 में आई थी, जहां कहा था डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है, इलाज से परहेज बेहतर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले क्या होता था कि हमें रिटर्न भरने की जो डेट है हमारी, वो 1 साल मैक्सिमम होती है। यानी वित्त वर्ष जो 20-21 खत्म हुआ, वित्त वर्ष 2021 के लिए आप अपनी रिटर्न 31 मार्च 2022 तक भर सकते हैं। अगर आप चूक गए, तो अब जैसे अप्रैल 2022 चल रहा है, तो आप वित्त वर्ष 20-21 की रिटर्न नहीं भर सकते। ऐसी जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 खत्म हुआ 31 मार्च 22 को, इसकी जो रिटर्न भरने की लास्ट डेट है वैसे तो 31 जुलाई 22 है, और टैक्स चोरी केस में 30 नवंबर है, लेकिन आप 31 दिसंबर 22 तक भर सकते थे। जो पुराना प्रोविजन हमारे कानून के थे, अगर वो आज चूक गए तो आप नहीं भर सकते थे। तो वित्त मंत्री जी ने फाइनेंस एक्ट 2022 में एक नया प्रोविजन लाई है, उसको कहते हैं अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न का मतलब यही है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि हम चाहते हैं कि डिस्प्यूट हो ही ना, मुकदमे असेसमेंट से पहले ही अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई गलती हो गई है रिटर्न भरने में, मेरी कोई इनकम छूट गई है, मैं किसी को डिक्लेयर नहीं कर पाया हूं, मैं पूरा टैक्स नहीं दे पाया हूं, तो सरकार ने 1 साल की बजाय अब आपको 3 साल तक का टाइम दे दिया रिटर्न भरने का। उसको कहते हैं अपडेटेड रिटर्न। जैसे मैंने बताया, वित्त वर्ष 21-22 खत्म हो चुका है, इसकी जो नॉर्मल ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2022 है। आपकी बिलेटेड रिटर्न भरने की जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर 2022 है। लेकिन अब आप 31 मार्च 2025 तक, यानी 3 साल बाद तक भी अपनी लेट रिटर्न फाइल कर पाएंगे। पर उसके लिए सरकार ने आपसे कहा कि अगर आपको हम कोई सहूलियत दे रहे हैं तो आपको कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा है कि अगर आप 1 साल के बाद, यानी 31 मार्च 2023 के बाद आप रिटर्न भरेंगे 2024 तक, 12 महीने के बाद, तो 25% एक्स्ट्रा टैक्स हम आपसे ले लेंगे। और टैक्स का मतलब खाली टैक्स नहीं है, इसमें इंटरेस्ट भी है। और अगर आप 2 साल के बाद, यानी 31 मार्च 24 के बाद, मैं बात कर रहा हूं वित्त वर्ष 21-22 की रिटर्न भरने की, जो कि आप 31 मार्च 2023 तक नहीं भर पाए थे, उसके बाद भरना चाहते हैं, आपसे कोई गलती हो गई या आपने भरी और आपको लगा कि मैं कुछ भूल गया, दोनों केस आपको कवर कर सकते हैं। तो अगर आप 31 मार्च 2024 के बाद ही भरना चाहें, यानी 2 साल बाद ही भरना चाहेंगे, तो आपको 50% टैक्स देना पड़ेगा, एडिशनल टैक्स 50%, यानी जितना आपका टैक्स बनता है। मान लीजिए आपने कैलकुलेशन की टैक्स ही और आपका टैक्स आया 10 लाख रुपए, तो आप 5 लाख और, यानी 10 जमा 5 15 लाख आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा ब्याज के समेत, और आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। सरकार का कहने का मतलब ये है, क्योंकि जो एडिशन आयकर अधिकारी क्या करता था रेगुलर असेसमेंट में, आप खुद ही रीअसेस कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि आजकल एक नया फीचर आ गया पूजा, जिसको कहते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपकी आ रही है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है आपके बारे में, आपने कहाँ ट्रांजेक्शन की, आपने कहाँ म्यूचुअल फंड खरीदा, आपने कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी, आपका कहाँ पर टीडीएस कटा, आपको बैंक ने कितना ब्याज दिया, आपको डिविडेंड से कितनी इनकम आई है। तो बहुत सारे लोग अपनी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक नहीं करते हैं, और जब आप रिटर्न भरते हैं वहां पर डिफरेंस आ जाता है, उसको कहते हैं मिसमैच। तो सरकार ने कहा है कि अपनी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक कीजिए, आपको लगता है मेरे से कोई भूल हो गई है, तो आप अपनी रिवाइज रिटर्न अपडेट भी कर सकते हैं। अब तो अगर आप रिटर्न लेट भरेंगे, यानी 1 साल के बाद भरेंगे तो 25%, 2 साल के बाद भरेंगे तो 50% एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा। जी पूजा। ऑल राइट, चलिए सुनील जी, इस डिस्कशन के ज़रिए काफ़ी कुछ अहम इंफॉर्मेशन हमें जानने को मिली है। समय की थोड़ी कमी है तो फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप शो के दौरान कही, जैसे कि AIS, जिसके की चर्चा हम पहले भी अपने टैक्स मंत्रा के शो में कर चुके हैं, उसको आप बीच बीच में रिव्यू करते रहें। ये लगातार जितने भी टैक्स एक्सपर्ट से हमारी बात हो रही है वो इस चीज़ को हर शो में हाईलाइट करें, तो इसका ज़रूर आप ध्यान रखें, क्योंकि चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप टेंशन फ्री के बैठ जाए, आपको रिव्यू करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और इस अहम फैक्टर और एक अहम पॉइंट के बारे में आज हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाने के लिए। उम्मीद है आज उनको काफ़ी सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन हाथ लगी होगी। चलिए, अब वक्त है एक गुरु मंत्र जानने का, और इस शो के दौरान जो हमें अहम पॉइंट्स मिले हैं वो ये हैं कि घर या ऑफिस पर IT रेड होने से इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें तो किसी तरह के क्रिमिनल ऑफेंस में आप ना फंसें।
20% राशि जमा करने पर आयकर विभाग रिकवरी नहीं करता है। अपील पर फैसला होने तक ये रिकवरी रुक सकती है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। और लेट रिटर्न भरने पर आपको एक्स्ट्रा टैक्स भी यहाँ पर देना पड़ सकता है, क्योंकि लेट रिटर्न भरना अपनी तरफ है, सरकार की ग्रीवेंसेस और जो भी स्कीम चल रही है वो अपनी तरफ है। तो रिटर्न टाइम टू टाइम भरे, इसका आप जरूर ध्यान रखें। चलिए इस नोट के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।